हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है रिसीवर के बारे में अंडर ऑर्डर 40। और ये कहाँ पर मेंशन्ड है? अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है रिसीवर का, इसको एक बार समझ लेते हैं कि एक रिसीवर होता क्या है। तो रिसीवर एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है, पर्पस क्या है? फॉर पोजेशन, ताकि वो जो उस प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, उसका पोजेशन ले सके, उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके एंड उसको रियलाइज कर सके। मतलब जो भी उसमें रेंट आएगा या अगर उसको बेचने का कोई मुद्दा होगा तो उसको देखेगा। अब रिसीवर को आप एज ए टेम्परेरी मैनेजर समझो, जिसका काम क्या है कि जो वैल्यू है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है, उसको प्रिजर्व करना और किसी भी तरीके से जो भी लॉसेस हैं उनको प्रिवेंट करना। कब तक करना है ये? जब तक वो जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट द्वारा डिसाइड ना हो जाए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रिजर्व करना, किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज ना हो, वो वेस्ट ना हो और गलत तरीके से ट्रांसफ़र ना हो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। नेक्स्ट आ जाता है टू मेंटेन न्यूट्रल कंट्रोल। अब मानो ए एंड बी के बीच में केस चल रहा है, ये भी कह रहा है मैं भी ओनर हूँ, ये भी कह रहा है मैं भी ओनर हूँ। अब क्या होगा कि किसी को भी जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन तो दे नहीं सकते, इसलिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है और उसका जो कंट्रोल है वो रिसीवर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्ट एंड सेफ गार्ड इनकम। मान लो उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा था, तो उसको रेंट का जो कलेक्शन का काम है वो रिसीवर करेगा और उस इनकम को सेफ गार्ड करेगा। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 4, जो कि हमें बताता है टू प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड से बचाने के लिए भी उस प्रॉपर्टी को एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमें बताता है टू एंश्योर फेयर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब अगर दोनों लोगों के बीच में केस चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को बढ़िया तरीके से मैनेज कौन कर सकता है? कोई थर्ड पार्टी, जो कि एक रिसीवर हो सकता है। जाता है हमारा रूल नंबर 1। ये क्या बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। कब एक रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है? तो मेन मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब वो जस्ट हो, मतलब न्यायिक हो या कन्वीनियंट हो, तभी जो हमारा कोर्ट है वो रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर उस केस में फेयरनेस के लिए, अर्जेंसी के लिए या अगर कोई रिस्क ऑफ लॉस है या पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्ट है, तो जो कोर्ट है हमारा वो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट की पावर ये बताई गई है कि कोर्ट अपॉइंट कर सकता है एक रिसीवर को। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि डिक्री, मतलब ऑर्डर आने से पहले या बाद में एक रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? जैसे ही एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा तो जो पर्सन पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी के, उसको रिमूव कर दिया जाएगा और वो जो पोजेशन है वो किसको दे दी जाएगी? रिसीवर को दे दी जाएगी। एक यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखेंगे, अब अगर जो पार्टी है, जो भी क्लेमेंट है पर्सन, उसके पास राइट होना चाहिए दूसरे पर्सन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर सी, जो कि क्या बताता है? वो जो प्रॉपर्टी थी जो कि डिस्प्यूट में थी, वो किसकी कस्टडी में दे दी जाएगी? रिसीवर की कस्टडी में दे दी जाएगी। एंड उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? वो रिसीवर ही करेगा। अब अगर कोई प्रॉपर्टी हमने रिसीवर को दे दी तो हमें उसको कुछ पावर्स, नेसेसरी पावर्स भी देने पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उस प्रॉपर्टी में कोई रेंट कलेक्शन का काम हो सकता है, कोई रिपेयर का काम हो सकता है। तो उस पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा। वो पर्सन कौन होगा? रिसीवर। उसको ऑथराइज किया जाएगा और उसको नेसेसरी पावर्स दी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। अब ये क्या है? द कोर्ट कैन नॉट रिमूव अ पर्सन फ्रॉम पोजेशन। कोर्ट किसी ऐसे पर्सन को पोजेशन से नहीं हटा सकता। कब तक? इफ नो पार्टी हैज प्रेजेंट राइट टू डू सो। अगर करेंटली किसी पार्टी के पास वो राइट नहीं है तब। अब यहाँ पे जो क्लेमेंट है, अगर उसके पास राइट है फॉर पोजेशन, तभी उस दूसरे पर्सन को पोजेशन से हटाया जा सकता है। अदरवाइज कोर्ट ऐसे किसी भी तरीके के रिमूवल के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें रेम्यूनरेशंस के बारे में बताता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक रिसीवर को अपॉइंट करोगे तो उसकी सर्विस के लिए वो चार्ज भी करेगा, उसकी फीस भी लगेगी। तो कोर्ट क्या हो सकता है? बाय कोई जनरल रूल या स्पेशल ऑर्डर एक अमाउंट फिक्स कर सकता है उसकी सर्विसेज के लिए। अब रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है? अब मान लो एक रिसीवर जो है कोर्ट द्वारा अपॉइंट हो गया, तो उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी। तो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो रूल 3 में मेंशन्ड है।
क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब पॉइंट नंबर जो ए है वो हमें क्या बताता है, तो जो हमारा यहाँ पे जो ये रिसीवर है ये क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले तो जो भी अकाउंट होगा उसको सबमिट करेगा कोर्ट के पास एज डायरेक्टेड, जैसे कोर्ट द्वारा उसको बोला गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई भी डेट है या कोई चार्जेस है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो उसको भी पे करेगा, क्योंकि वो अभी करेंटली एक टेम्परेरी मालिक है उस जगह का, मतलब उसको बेचने का अधिकार नहीं है लेकिन वो टेम्परेरी मैनेजर है मान लो। तो जो भी टैक्सेस वैक्सेस होंगे वो उसको पे करना पड़ेगा, और जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होंगे या जो भी मेंटेनेंस के लिए जो भी पैसा देना होगा वो अभी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये संभालेगा। नेक्स्ट आ जाता है वो जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके के लॉस से बचाएगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट डी हमें क्या बताता है कि वो अवॉइड करेगा फॉर विलफुल डिफॉल्ट, मतलब और ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो जो भी लॉसेस होंगे उसको खुद ही वो भरना पड़ेगा। अब रूल 3 के यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो मान लो कोई मंथली रेंट है उसको कलेक्ट करना, कोई प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं उनको पे करना, कोई रिपेयर्स हैं उनको सुपरवाइज करना, या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सही तरीके से रखना। अब रूल 4 हमें क्या बताता है, एनफोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटी। अब अगर कोई जो रिसीवर है वो फेल कर जाता है या अकाउंट स्टेटमेंट को सबमिट नहीं करता है जैसा उसको बोला गया था कोर्ट द्वारा, या फिर कोई भी अमाउंट जो ड्यू था जो कि पेएबल था उसको पे करने में फेल हो जाता है, या फिर उससे कोई लॉस हो जाता है जानबूझकर और ग्रॉस नेग्लिजेंस, तब क्या होगा, तब हमारा कोर्ट क्या करेगा यहाँ पर, वो जो रिसीवर था उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो ओन प्रॉपर्टी थी उसको अटैच कर सकता है एंड सेल भी कर सकता है। अब अगर कोई जो लॉस है वो रिसीवर द्वारा हुआ है जानबूझकर, और जो भी उसके लॉस होगा उसकी भरपाई रिसीवर की प्रॉपर्टी से की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है कि कब एक कलेक्टर जो है वो एज ए रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। अब अगर जो जो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू या रेवेन्यू पे कर रही थी, तब इस केस में जो रिसीवर है वो एक कलेक्टर जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन उस कलेक्टर की पर कंसेंट होनी चाहिए, उसकी मर्जी जो है वो होनी चाहिए। एंड वो क्या करेगा, जो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज है उसको भी सेफ गार्ड करेगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा रिसीवर्स अपील। अब इसमें क्या होता है कि एक अपील की जा सकती है चाहे रिसीवर के अगेंस्ट या कि रिसीवर द्वारा। अब ये किस चीज़ के लिए की जा सकती है कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग या रिसीवर के रिमूवल के रिगार्डिंग। अब जो है ऑर्डर 43 का रूल 1 का पार्ट जो एस है वो हमें क्या बताता है कि जो भी कोई ऑर्डर दिया गया है या पास किया गया है अंडर रूल 1 या अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 40, तो उसके अंदर किसी भी एक पर्सन को अपील करने का अधिकार है, चाहे वो पार्टीज अपील कर सकती हैं चाहे वो जो रिसीवर है वो भी अपील कर सकता है। अब इस अपील में क्या क्या शामिल होगा, तो सबसे पहले कि अपील जो है वो अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट भी की जा सकती है। किसके अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, रिसीवर की अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। या अगर रिसीवर का अपॉइंटमेंट जो है उसको रिफ्यूज कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया, तब भी उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। या फिर अगर जो रिसीवर्स की ड्यूटीज हैं उसको एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग भी अपील की जा सकती है। या फिर जो अगर कोई रिसीवर है वो रिमूव किया गया है तो भी जो रिसीवर है वो अपील कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एक केस लॉ के थ्रू डिस्कस करते हैं या तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो केस है यहाँ पर, केस क्या है, टी कृष्णा स्वामी चेट्टी वर्सेस सी थंगावेलु चेट्टी। अब जो ये केस है इसमें क्या बोला गया कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है वो अपीलेबल है, मतलब अंडर सेक्शन 104 का पार्ट 1 का पार्ट जो आई है अंडर सीपीसी, कि कोई भी रिसीवर है अगर आपने उसको अपॉइंट किया है तो जो दूसरी पार्टी है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, वो अपील कर सकती है। अच्छा, ये जो अपील है ये और भी एक जगह मेंशन्ड है आपके ऑर्डर 43 के रूल 1 जो है उसके पार्ट एस में भी ये मेंशन्ड है। अच्छा, इस केस में एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, वो ये थी कि ये जो रिसीवरशिप है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ जो रिसीवर है, ये बहुत ज़्यादा एक हार्श रेमेडी है। तो इसका इस्तेमाल तभी किया जाए जब जो सिचुएशन है वो न्यायिक हो या कन्वीनियंट हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, किस चीज़ के बारे में था, रिसीवर के बारे में था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।